तो आज हम देखेंगे ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखिए, ये दो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? तो बाय डेफिनेशन, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल होता है एंगल पी। इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल होता है एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल सी इज एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो यह है डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अभी ये ए क्राइटेरिया क्या है? तो ये सफिशिएंट कंडीशन है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाने के लिए क्या हमें ये सभी चीजें दिखानी जरूरी है? नहीं। तो आप अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी इक्वल दिखाते हैं तो भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ये है ए क्राइटेरिया। चलो देखेंगे अभी ये क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये गिवन है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये आपको प्रूव करना है, एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है? गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और आपको प्रूव क्या करना है? देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसका मतलब आपको प्रूव करना है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो अगर इस दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो इस कंडीशन में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के साथ। तो हमें इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन हम इसको प्रूव ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तो यहां देखिए, यहां लेंगे हम ऐसा पॉइंट P और यहां लेंगे हम पॉइंट Q। अभी ये पॉइंट P और Q कैसा लेंगे? क्या उसकी पोजीशन फिक्स है? तो हम P पॉइंट ऐसे लेंगे कि ये जो AB है ना, ये AB और ये DP इक्वल होगा, और ये AC और DQ इक्वल होगा। यानी यहाँ हमने जो पॉइंट P लिया है ना, तो ये जो पॉइंट P लेते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो AB है उसकी लेंथ और DP की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। और ये Q पॉइंट कैसे लेना है? तो AC की लेंथ और DQ की लेंथ सेम होनी है, और फिर इसको DPQ को ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है। बस अभी यही हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है। अभी हम लिखेंगे कट DP and DQ such that, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेक पॉइंट P ऑन DE एंड पॉइंट Q ऑन DF सच दैट, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लिखा है तो हम ऐसे लिखेंगे। अभी हमने कट किया है DP को और DQ को, लेकिन किस तरह से? सच दैट AB इज इक्वल टू DP और AC इज इक्वल टू DQ।
ठीक है। अब आपके सामने देखो यहाँ गिवन में क्या है, गिवन में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी भी दिया है, ये एंगल इक्वल है एंगल डी के साथ। तो अब तक तो आपको कुछ नजर आना चाहिए था, क्या? तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, हो गए ना कॉन्ग्रुएंट। तो उसी को हम लिखेंगे अभी इन ट्रायंगल, ये एक्चुअली ये थ्योरम बहुत लेंथी है तो हम उसको स्टेप वाइज में लिखेंगे। स्टेप 1, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, इसमें क्या क्या नजर आ रहा है आपको? देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमने क्यों लिया है? क्योंकि ये गिवन है, देखो दिया है, ये ऊपर देखिए ये ए डी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। बाद में ए बी इज इक्वल टू डी ई, हमने कहाँ से लिया है? कंस्ट्रक्शन, ये हमने लिया है कंस्ट्रक्शन से, तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, मैंने ठीक लिखा ना? ओ सॉरी यहां पे मैंने गलत किया है, ए बी इज इक्वल टू डी पी लिखना था मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे डीपी हो गया, ओके। एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाय, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अभी ये सब हमने क्यों दिखाया? ये सब हमें करने का पर्पस क्या था? तो पर्पस ये था स्टेप 2, इससे हमें ऐसे नजर आ रहा है कि देखिए अभी सबसे पहले देखिए गिवन क्या था, गिवन में एंगल ए इक्वल टू एंगल डी था, और ये देखिए एंगल बी ये इक्वल था एंगल ई के साथ। हाँ, सबसे पहले हम गिवन देखेंगे, और हाँ, और एक अलग कलर यूज करूं, हाँ, और एंगल ये जो सी था, ये सी ये इक्वल था एंगल एफ के साथ, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने जो ये प्रूव किया है, ये जो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीपीक्यू प्रूव किया है, उससे हमें क्या नजर आ रहा है? अब देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी हम लिख सकते हैं, सीपीसीटी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा अलग कलर देती हूं, आपको समझ में आएगा। तो सीपीसीटी से क्या होगा? देखो ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं? ट्रायंगल एबीसी और डीपीक्यू, ए बी सी और डीपीक्यू कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सीपीसीटी एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी के साथ, और ये जो एंगल सी है, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के साथ, हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी के साथ, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के साथ। इसको हम लिख सकते हैं सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बट अभी देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, ये गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन में। तो अगर ऐसा है तो ये देखो चेक करो, एंगल बी, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, लिख सकते हैं ना? देखो ना यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी हुआ ना सीपीसीटी से, और गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई।
तो अगर बी भी इक्वल है तो एंगल पी इक्वल टू एंगल ई हुआ। और क्या लिख सकते हैं, ये देखो, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, लिख सकते हैं। ओके, तो अब मुझे बताओ, देखो ये एंगल P इक्वल हो गया एंगल E के साथ, हो गया इक्वल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं कि PQ इज पैरेलल टू EF, PQ इज पैरेलल टू EF। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना यहाँ पे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इसका मतलब PQ इक्वल टू EF हो गया है। इसका मतलब ये दोनों भी लाइन अभी पैरेलल है। तो अभी इस ट्रायंगल में मैं BPT लगा सकती हूं। आई बात समझ में? ये थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल है, लेकिन थोड़ा लेंथी है, बस और कुछ नहीं। तो देखो ना, ये जो है ना P, एंगल P और एंगल E, ये दोनों भी इक्वल हो गए ना, तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। और हमें पता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, तो हम PQ इक्वल टू EF लिख सकते हैं। तो अगर PQ इज इक्वल टू EF होता है तो हम यहां पे BPT लगा सकते हैं। तो BPT क्या होगा, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। देयरफॉर देखो यहां पे DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, इसको बार बार देखते रहना है और एक गिवन को भी बार बार देखते रहना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये एक ही स्लाइड में होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इस साइड में लिखती हूं कि हमें प्रूव क्या करना था कि AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, और हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ, ये कंस्ट्रक्शन में लिया था। और हमें ये टू प्रूव करना है, ये टू प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। और ये था हमारा कंस्ट्रक्शन, और एक गिवन भी था कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। और हम इसको मार्क भी करेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल D, देन एंगल B इक्वल टू एंगल E था हमारा, और यहाँ पे P भी हो गया था इक्वल, याद करो। और बाद में हम निकालेंगे ये C के लिए ब्लू कलर, और ये था इक्वल, और यहाँ ये भी इक्वल हुआ था, ठीक है। अभी आगे क्या होगा, अब देखो यहाँ हुआ है DP अपॉन PE, सॉरी यहाँ हो गया है DP अपॉन PE, ठीक है। अभी मुझे देखिए, मुझे इस PE का काम नहीं है, क्योंकि मुझे ये पूरी साइड चाहिए DE, मुझे पूरे DE का काम है। देखो यहाँ पे टू प्रूव में देखो, ये DP के बदले में, ये DP के बदले में मैं AB लिख सकती हूं। कैसे, DP इज इक्वल टू AB है ना, ये कंस्ट्रक्शन हमने लिया था, DP के बदले में मैं AB लिख सकती हूं। लेकिन यहां जो टू प्रूव करना है, यहां AB के नीचे आपको DE है, DE चाहिए, DE, और यहां पे तो हमें PE मिल रहा है। फिर से देखो, ये जो DP है ना, DP के बदले में मैं AB लिख सकती हूँ। क्यों, ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में DP इज इक्वल टू AB, तो मैं यहाँ DP के बदले में AB लिख सकती हूँ। लेकिन मुझे AB के साथ साथ यहाँ DE चाहिए, और यहाँ तो PE आया है, इसका मतलब मुझे PE नहीं चाहिए।
ठीक है, तो मुझे पीई को हटाना है, तो पीई को कैसे हटाएंगे ये हम देखेंगे अभी। हाँ, तो अभी हमें पीई को हटाना है, तो एक बात ध्यान में रखना, जिसको हटाना है उसको सबसे पहले न्यूमरेटर में लेके आना, क्योंकि हमेशा न्यूमरेटर ही चेंज होता है। तो इसका हम ले रहे हैं रेसिप्रोकल, ये पूरे रेशो का हम लेते हैं रेसिप्रोकल, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक्सचेंज करते हैं। तो इस साइड में भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करेंगे, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल लेना। पूरे रेशो का हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में चेंज करना है ना। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर चेंज हो गया है न्यूमरेटर पे, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर चेंज हो गया है न्यूमरेटर से। तो हमने ऐसे क्यों किया है? क्योंकि मुझे पीई नहीं चाहिए था, और जो हमें नहीं चाहिए उसको हमेशा न्यूमरेटर में लाना है, क्योंकि न्यूमरेटर ही चेंज होता है। तो अब हम इस पीई को निकालने के लिए, आप यहाँ पे एक नई मेथड सीख रहे हैं आज। दोनों साइड में हम 1 को ऐड करेंगे। ऐसे क्यों किया करते हैं हम, ये करने का फायदा क्या है हमें आपको आगे दिखाई देगा। सो ये हो गया पीई प्लस डीपी अपॉन डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू। तो ये हो जाता है पीई प्लस डीपी। देखिए पीई प्लस डीपी हो जाता है डीई अपॉन डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू। क्यू एफ प्लस डी क्यू हो जाता है डी एफ। सो डी एफ अपॉन डी क्यू हो गया। अभी इसको फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे लिखेंगे, यानी रेसिप्रोकल लेंगे। डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। यानी आपको कितने बार रेसिप्रोकल लेना पड़ता है वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम्पल के ऊपर। अब देखो यहाँ पे, बट डी पी इज इक्वल टू ए बी हो गया, और डी ई हमें चाहिए तो वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू, देखो डी क्यू इज इक्वल टू ए सी है। यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन में डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, तो हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन डी एफ। तो इस तरह से हमारा ये आधा पोर्शन सॉल्व हुआ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये फर्स्ट रेशो और थर्ड रेशो ये इक्वल हुआ। अभी पिक्चर और बाकी है, अभी और हमें कंस्ट्रक्शन करना है। इसका मतलब हमें अभी नेक्स्ट स्टेप में कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे हमने यहाँ पे पी क्यू लाइन सेगमेंट ली थी ना, अभी सेकंड पार्ट में हमें यहाँ से लाइन सेगमेंट लेनी है और सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है। तो जब सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तब आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमिलरली we can show that, या we can prove that यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, एंड देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो ये हो गया आपका प्रूफ। अभी देखो तीनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, गिवन दिया है ये, और ये जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज है वो भी इक्वल हो गए, एंड देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ।